करें क्लास स्टार्ट आज की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का प्रीपोजिशन स्पेशल क्लास में स्वागत है, जो कि आज हमारा प्रीपोजिशन का डे 2। आज हम लोग 66 मॉक टेस्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा प्रीपोजिशन की सेकंड क्लास होगी। आपने देखा होगा प्रीपोजिशन में मैंने कितनी बार बातें बता रखी हैं, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी, कि आप लोग देखना लोग प्रीपोजिशंस गलत यूज करते हैं, इसीलिए हमें एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है और हमें लगता है कि जैसे लोग इंग्लिश में बहुत सारी इंग्लिश की ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिसके अंदर इंग्लिश में बहुत सारी बातें गलत बोल दी जाती है, तो उनको लगता होगा कि रिटर्न ग्रामर में भी वैसी ही बात होती होगी, जो कि ऐसा नहीं होता। मैं बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स दे चुका हूं। उसमें से एक और चैप्टर जो है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। मैं एक और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एडवर्ब का जो चैप्टर होता है वो भी सेम बात ऐसे ही फॉलो करता है कि लोग जो बोलते हैं वो उसमें यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी बोली जाती है जो इन रिटन ग्रामर में रॉन्ग मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग ये दो चैप्टर्स को बिल्कुल हल्के में मत लिया करो, प्रीपोजिशन और एडवर्ब, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे पेपर में यहां से आती है। तो मैं आज आपको सेकेंड क्लास प्रीपोजिशन की पढ़ा रहा हूं। कोई ऐसा बच्चा जिसने फर्स्ट डे प्रीपोजिशन का नहीं देखा होगा तो प्लीज आप पहले वो देखना, उसके बाद ही सेकंड पे आना, क्योंकि मैं डे बाय डे इसका लेवल बढ़ाऊंगा आगे आगे करके, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग अपना 100 में से 66 डे कंप्लीट करते हैं। भाई फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, आप सभी भी आंसर देना, और प्लस जिसको पहली बार जो बच्चा ये बात पढ़े उसे टाइम कॉपी में नोट डाउन कर लेना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। नंबरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर बट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया है भाई आपको, कि जो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हंगर की वजह से मरते जा रहे हैं। हंगर एक बीमारी की तरह होता है और जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ऑब्वियसली सी बात है, गवर्नमेंट के बाद टाइम का है जो इतना वो ध्यान दे इन सब चीजों के ऊपर। खैर आप पढ़ो, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है डाइंग, और डाइंग के साथ बच्चों कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? फ्रॉम। आपको हमेशा ध्यान रखना है, डाई भी हो सकता है, डाइंग की कोई भी फॉर्म हो सकती है। डाइंग जो वर्ब होगा आपको इसके साथ एक प्रीपोजिशन फॉलो करनी है ऑफ। कब? जब वो किसी भी डिजीज की बात कर रहा होगा या फिर किसी भी इलनेस की बात कर रहा होगा। तो आप पढ़ो, आपको पढ़ के पता चल रहा होगा जब हंगर लिखा हुआ है तो फ्रॉम ना यूज करके कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए था? ऑफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉम यूज नहीं होता, होता है। डाइंग फ्रॉम होता है, लेकिन डाइंग फ्रॉम जो सेंस देता है वो देता है किसी भी रीजन का। किसका सेंस देता भाई? किसी भी रीजन का। रीजन का मतलब हो गया, जैसे लिखा होगा कि ही हैड डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, है ना। क्या होगा? ओवरवर्क के कारण भाई डेथ हो गई, तो वहां पर आप डाइंग फ्रॉम लिख सकते हो। हालांकि डाई वर्ब के साथ और भी प्रीपोजिशन यूज होती है। एक डाइंग फॉर भी होता है। डाइंग फॉर होता है के लिए। क्या सेंस देता है भाई? के लिए। के लिए का मतलब हो गया कि जैसे आप कंट्री के लिए मर जाते हैं, ठीक है, किसी भी रिस्पेक्ट में जब डेथ हो जाती है, किसी पीस में डेथ हो जाती है, किसी प्रेस्टीज में डेथ हो जाती है, किसी नोबेल में डेथ हो जाती है, तो उसमें डाइंग फॉर होता है। एक होता है डाइंग इन। डाइंग इन होता है यानी कि किसी वॉर में मर जाना, किसी भी बैटल में मर जाना, या किसी एक्सीडेंट में मर जाने के लिए आप डाई इन यूज करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जितनी अलग अलग तरीके से मरते हैं उतनी अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होती है। ठीक है भाई, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? द मैन who was blind with the right eye was a notorious criminal of this area। एक बहुत अच्छी सी और सुंदर सी बात बताने जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती है, ध्यान से सुनना। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है ब्लाइंड, बहुत अच्छी बात है। आपके पास जब भी ब्लाइंड वर्ड यूज होगा तो ये बात तो सबको पता है, इन यूज होता है। तो ब्लाइंड इन द राइट आई, बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा होता है। ऐसे ही ब्लाइंड इन द
लेफ्ट आई बिल्कुल सही होता है, लेकिन याद रखना ब्लाइंड के साथ विद आता है बच्चों। कब? जब लिखा होगा ब्लाइंड विद बोथ आईज। क्या लिखा होगा? ब्लाइंड विद बोथ आईज। ये बात हर किसी बच्चे को नहीं पता होता, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको ये बात जरूर पता हो, ठीक है। तो ब्लाइंड इन होता है, लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, लेकिन ब्लाइंड विद भी होता है जब आप दोनों की बात करते हो। तो यहां पर तो चलो राइट आई लिखा हुआ था, इसलिए यहां पर विद गलत है, और विद की वजह से विद के प्लेस पर जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? इन। आई होप सो आपको ये बात पता चल गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस, सम पर्सन्स गेट जॉब इवन इफ दे आर नॉट वर्थी फॉर देम। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पर वर्ड लिखा है वर्थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस एक तरह की। आपको एक वर्ड याद रखना है कि वर्थी जब भी लिखते हैं, वर्थ का ही फॉर्म बनाया जाता है, तो वर्थी के साथ हम लोग ऑफ वर्ड लगाते हैं जब हम इसके बगल में अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं भाई, जब हम इसके बगल में पोस्ट की बात करते हैं, जब हम इसके बगल में जॉब की बात करते हैं, ठीक है। तो उनके साथ प्रीपोजिशन यूज होती है, कौन सी भाई? हमारे पास ऑफ। तो डी पोर्शन में गलती है, वर्थी के बगल में फोर ना आके इसकी जगह पर वर्ड आएगा कौन सा? ऑफ। वर्थी ऑफ देम, ठीक है ना भाई, वर्थी ऑफ देम। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। The poet describes about the beauty of a landscape in very attractive way। चलो ध्यान से सुनना, पॉइंट सिखाने जा रहा हूं, कॉपी में लिख लेना। यह बात सबको पता है, डिस्क्राइब्स यहां पर वर्ब है, और जब भी आपके पास वर्ड आ जाए डिस्क्राइब, जब भी आपके पास वर्ड आ जाए डिस्कस, और जब भी आपके पास वर्ड आ जाए एक्सप्लेन, ठीक है, तीनों वर्ड बता रहा हूं, इन तीनों के बगल में आपको कभी भी नो प्रीपोजिशन यूज करना है। नो प्रीपोजिशन का मतलब हो गया कि इनके बगल में आपको प्रीपोजिशन लगाना ही नहीं है, आपको इनके जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट लगा देना है। यानी कि जिस भी नाउन की बात हो रही होगी, मैटर की बात हो रही होगी, आप वो यूज कर लेना है। बट अब यहां पर भी एक पॉइंट आता है जो आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें से ये जो दो वर्ड है ना बच्चों, कौन कौन से? डिस्क्राइब वर्ब है और एक वर्ब है हमारे पास एक्सप्लेन, ठीक है। इनके साथ ना टू आ जाता है। कब आता है? जब हम इनके बगल में वो मैटर बता दें, और मैटर के बगल में टू लगा दें, और टू के बाद पर्सन लगा दें, जब हम उस केस में टू का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज टू का यूज नहीं कर सकते। सर आपने डिस्कस के लिए क्यों नहीं बताया? क्योंकि डिस्कस के लिए भी चलो यही बात यूज होती है, बट यहां पर प्रीपोजिशन चेंज हो जाती है, प्रीपोजिशन यूज होती है इसके लिए विद, और विद के बगल में यूज होता है जो भी वो पर्सन है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये बात बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एक मैं एग्जाम्पल देख के भी आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा कि आई डिस्कस्ड माई प्रॉब्लम, ठीक है, और फिर लिखा मैंने विद यू, विद यू। अब ये बिल्कुल सही है। आ गया भाई सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, पढ़िए और आप भी एक बार आंसर देने की कोशिश करिएगा कि ड्यूरिंग हिज टूर of the north is visited not only to Delhi but also Agra। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मुझे बस आप ये बता दो विजिटेड यहां पर क्या है? तो सर विजिटेड यहां पर है वर्ब, और जब भी विजिट वर्ड आएगा सेंटेंस में तो वो दो तरीके से काम करता है, एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन। जब भी वो वर्ब बनेगा तो वो अपने साथ टू नहीं लेगा, लेकिन जब वो नाउन बनेगा तब वो अपने साथ टू ले सकता है। ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, याद होगा अटैक के केस में। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देख रखी होगी तो अटैक में बस अटैक के साथ प्रीपोजिशन चेंज थी, ऑन थी वहां पर। तो आप पढ़ो, यहां पर टू दिल्ली लिखा हुआ था जो कि गलत है, आपको डायरेक्ट आंसर देना चाहिए था दिल्ली। ठीक है, देखना जरा, मैं एक एग्जाम्पल और देके आपको समझाता हूं। लिखा होगा कि आई विजिटेड टू चाइना। क्या लिखा होगा? आई विजिटेड टू चाइना। अब यहां पर जो विजिटेड लिखा हुआ है वो क्या है सर? यहां पर वर्ब है। वो विजिटेड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। तो यानी कि ये लाइन क्या है भाई? गलत है ना। लेकिन अगर एक सेंटेंस लिखा हो कि आई मेड अ विजिट टू
चाइना। तो कोई पूछे अब सर ये सही है क्या? अब आप नोटिस करिए, अब यहां पर जो विजिट है वो क्या है? नाउन है। इट मींस अब ये बिल्कुल यहां पर सही है। तो आई मेड अ विजिट टू चाइना, ये सही हो गया। आई विजिट टू चाइना ये गलत हो गया। तो इसीलिए क्योंकि एक वर्ब है और एक नाउन है, नाउन के केस में प्रीपोजिशन आ सकती है, वर्ब के केस में प्रीपोजिशन नहीं आ सकती। समझ गए भाई? सो सी इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं। राकेश शर्मा द इंडियन स्पेस हीरो इज मच सॉट, सॉट यहां पर सीक की फॉर्म है बच्चों, ठीक है, पा लेना जिसको बोलते हैं ना, आफ्टर बाय द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इज विजिटेड फॉर वेरियस फंक्शन, आफ्टर बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इज विजिटेड फॉर वेरियस फंक्शन। अच्छा देखो भाई, एक ऐसा क्वेश्चन जो जनरली क्या ऑलमोस्ट सारे बच्चे गलत करते हैं क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है। आई इनवाइटेड फॉर लंच लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? आई वॉज लगा लेते हैं, आई वॉज इनवाइटेड फॉर लंच। एक आधा पागल सा तो लंच से पहले भी ए लगा देता है। भाई किसी भी मील से पहले आर्टिकल नहीं आता, याद कर लो ये बात, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है आई वॉज इनवाइटेड फॉर लंच। आप देखना कितनी बार लोग बोलते हैं ना, जो कि क्या होता है बच्चों? गलत, क्योंकि होता है इसके साथ प्रीपोजिशन टू। आई वॉज इनवाइटेड टू लंच। सर क्या बता रहे हो, ये तो कभी जिंदगी में नहीं सुना। भाई क्या करूं, प्रीपोजिशन होती है ऐसी चीज है, अगर ढंग से पढ़ लोगे तो बहुत सारी बातें आ जाएगी। मुझे आज भी याद है जब मैं एक स्टूडेंट की तरह पढ़ता था, पढ़ता आज भी हूं लेकिन उस टाइम स्टूडेंट की तरह पढ़ता था, तो हमारे टीचर ने हमें 500 के आसपास हमें फिक्स प्रीपोजिशन याद करवाई थी कि इसके साथ ये लगता है, इसके साथ ये लगता है, इसके साथ ये लगता है। आज के टाइम पे दे दूं ना मैं क्लासरूम के अंदर, उनको ढंग से वो प्रीपोजिशन नहीं आती जिनको यूज करना बहुत आसान है। तो सोच के देखो हम उसके बाद यहां तक पहुंचे कि ऐसी भी बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है जिसमें हिंदी मीनिंग का सेंस जो होता है वो रॉन्ग आता है, लेकिन अब क्या करें, उनके साथ फिक्स बात होती है, वो याद करनी पड़ेगी। अब आप देखो इनवाइटेड फॉर वेरियस फंक्शन पढ़ के कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन आंसर 2 आएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। अच्छा बच्चों, हमारे पास एक वर्ब होती है लुक, ठीक है। लुक के साथ अगर एट आता है तो उसकी हिंदी होती है देखना, ठीक है ना भाई। एक वर्ड होता है लुक, लुक के साथ फॉर आता है तो इसका मतलब होता है सर्च करना, खोजना बोल सकते हैं ना भाई, खोजना। देख लेना यार, थोड़ी हिंदी अवॉइड करना, ठीक है। एक होता है लुक, लुक के साथ अगर आ जाए आपके पास, अरे यार उल्टा बता, लुक ऑफ होता है ये, लुक फॉर, ये लुक फॉर एक होता है इंक्वायरी करना, है ना, जांच पड़ताल। एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, बहाल करना, ठीक है। अब आप देखो सेंटेंस में क्या लुक फॉर का सेंस आ रहा था? नहीं सर, सेंटेंस में पढ़ के पता चल रहा था कि वो देखभाल की बात कर रहा है, यानी कि लुक के साथ आफ्टर लगाना चाहिए था, लुक के साथ आफ्टर लगाना चाहिए था। सो करेक्ट आंसर इज डी, 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? आई एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर बट ही रिफ्यूज टू डू सो। अब मैं आपको 3-4 बातें सिखाता हूं इसके अंदर। देखो सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? एडवाइज्ड। मैंने आपको सिखाया था एडवाइज्ड के जस्ट बगल में टू नहीं आता, बिल्कुल सही बात है, हिम लिखा हुआ है ना, यानी कि अगर ये लाइन लिखी होती कि आई एडवाइज्ड टू हिम तो ये लाइन अपने आप में गलत हो जाती, क्योंकि सजेस्टेड के साथ टू आता है, एडवाइज्ड के साथ टू नहीं आता। प्लस एडवाइज वर्ड अपने साथ इन्फिनेटिव विद टू फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? इन्फिनेटिव विद टू। तो सर मैंने तो ये नाम ही नहीं सुना, क्या होता है? तो भैया मैं ऑलरेडी टाइम एंड टेंस में थोड़ा सा सिखा चुका हूं, इन्फिनेटिव विद टू किसको बोलते हैं देख लेना जाके। प्लस उसके बाद जो रिफ्यूज्ड वर्ब होती है वो भी ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने बगल में इन्फिनेटिव विद टू फॉलो करती है, यानी कि कोई भी गलती सेंटेंस में नहीं है, कोई भी सेंटेंस में गलती नहीं है, ठीक है भाई। तो दोनों की दोनों बातें यहां पर सही थी। चलिए आगे,
पढ़ते हैं ऑर्डिनरली व्हेन ही इज, ऑर्डिनरली जो सेंस देता है वो जनरली का सेंस देता है बच्चों, ठीक है। When it is difficulty, Renu refers keeping her counsel rather than going about here and therefore advice. भाई एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर तुमने कल वाली क्लास नहीं ले रखी होगी तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये बात मैंने बिल्कुल ब्रीफ में बता रखी थी कि याद कर लो प्रेफर के साथ रेदर देन कब आता है, और याद कर लो प्रेफर के साथ टू कब आता है। प्रेफर के साथ रेदर देन तब आता है जब उसके पहले और उसके बाद इन्फिनेटिव विथ टू हो, और रेदर के साथ टू कब आता है, जब उसके पहले और उसके बाद या तो नाउन नाउन हो या तो जिरेंड जिरेंड हो। और आप पढ़ो यहां पर आपके पास जिरेंड लिखा हुआ है, कीपिंग वर्ड यहां पर है, गोइंग वर्ड यहां पर है, तो भैया दूरों दूर तक रेदर देन यूज नहीं होना चाहिए था। कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए था? टू। कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए था? टू। सी इज द राइट ऑप्शन। भाई मैंने सिखा दिया आपको, जरूर वो चीज देख लेना, लास्ट वाली क्लास में आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Those who are suffering from diabetes, सफरिंग अपने साथ फ्रॉम ही फॉलो करता है, ठीक है भाई। उसके बाद आर एडवाइज टू सब्सिट्यूट सैरिन बाय शुगर, ठीक है। सैचरिन जो वर्ड होता है ना, ये यूज किया जाता है, आर एडवाइज टू डू सब्सिट्यूट सैचरिन बाय शुगर। अच्छा हाँ ठीक है याद आ गया, ये होता है आर्टिफिशियल शुगर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं भाई? आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना। बाय शुगर लिखा, उससे सेंस आ गया। अच्छा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर समथिंग। हाँ ये पैटर्न होता है भाई, देखो क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूट के प्लेस पर है ना समथिंग फॉर समथिंग, है ना। अब मैं इसका एक बार सेंस समझाता हूं ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। ये तो क्लियर हो गया था, फॉर समथिंग बोल दिया तो बाय यूज नहीं होगा, यहां पर इसकी जगह पर वर्ड यूज होगा फॉर। कौन सा वर्ड यूज होगा? फॉर। देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है के जगह पर, इसकी जगह पर ये। आपने देखा होगा डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए डायरेक्ट उनको शुगर ना देकर उनको उसकी जगह पर आर्टिफिशियल चीज देनी चाहिए, जो कि और गलत बात है, समझ गए। डायबिटीज से वो मरे ना मरे, वो आर्टिफिशियल चीज लेकर बॉडी के अंदर ब्लॉकेज बना के कोई और बीमारी से जरूर मर जाएंगे। इसीलिए कोई किसी भी टाइप की शुगर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़ो के जगह पर, है ना, बोल रहा है ना उसकी जगह पर ये, तो सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर समथिंग, इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, ध्यान रखना ये बात लिख लो, सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर समथिंग। इसलिए यहां पर बाय वर्ड जो है वो गलत हो गया। और आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं लेना चाहिए, इसलिए पैकेटिंग, पैकेज जो चीज होती है ना जिसमें पैकेट यूज होता है, उस पैकेट्स में सारी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, इसीलिए मैं इग्नोर करवाता हूं, बच्चों को भी बोलता हूं मत यूज करा करो। चलो देखो नेक्स्ट क्या है। दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट, ठीक है। दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट, ठीक है। आप पढ़ो, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डील। आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड तो डील इन होता है, बट एक वर्ड डील विद भी होता है। आप देखो डील इन होता है में व्यापार करना या जूझना, है ना, और एक होता है हमारे पास डील विद से व्यापार करना, है ना, या फिर जूझना। तो आप नोटिस करिए आप यहां पर क्या बोलना चाह रहे हो, इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स, गलत हो गया ना, से जूझने का सेंस है तो सेंटेंस की सेंस क्या आ जाएगी? विद, है ना भाई, विद, है ना। अब कोई बोले कि वह शुगर में डील करता है तो ही डील्स इन शुगर, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द डिबेकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस। डिबेकल मतलब होता है कोई भी असफलता। आप देखो एक वर्ड यूज हुआ है एडमिट्स, आपको ध्यान रखना है बच्चों, एडमिट के साथ एक प्रीपोजिशन यूज होती है, कौन सी? ऑफ, ठीक है ना, एडमिट्स ऑफ समथिंग। सो इसीलिए यहां पर बी पोर्शन में गलती है, एडमिट्स के साथ वर्ब लगानी, प्रीपोजिशन लगानी थी ऑफ। लेकिन आप ध्यान रखना एक एडमिट टू भी होता है, ठीक है। क्या होता है? एडमिट टू होता है, जिसका मतलब होता है एडमिशन,
ठीक है, क्या सेंस होता है भाई इसका? एडमिशन कराना है ना, एडमिटेड टू करके जो भी इंस्टीट्यूशन है ना, आई वॉज एडमिटेड टू इन दिस, एडमिटेड टू दिस इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर एडमिट के साथ टू, दाखिला, एक तरह का दाखिले के सेंस में होगा। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क, शी सेव्स टाइम टू द विजिटर। सेव्स टाइम टू द विजिटर, पढ़ के देखो क्या लगेगा? सेव टाइम फॉर द विजिटर्स, यही तो सेंस होगा। आपने देखा होगा ऐसे बोला जाता है, सेव मनी फॉर ड्रेसिंग, ड्रेस है ना, सेव मनी फॉर ड्रेस। तो आप पढ़ो कौन सी प्रीपोजिशन का सेंस आ रहा है भाई? फॉर का सेंस आ रहा है, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 14 सेंटेंस में क्या बोल रहा है। माई फादर हैज द रेपुटेशन फॉर बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज एटलीस्ट विलिंग टू लिसन टू एनीवन हु वांट्स टू रेज अ पॉइंट। My father has the reputation for being the sort of manager who is at least willing to listen to anyone who wants to raise a point. सुनना एक ट्रिक सिखाता हूं बच्चों, ठीक है? उस ट्रिक के बेसिस पर हमें इसको सीखना है। ध्यान से सुनना। आपके पास एक वर्ड है रेपुटेशन, ठीक है? रेपुटेशन एक वर्ड है। आप ना दो तरीके से पेपर में इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला रेपुटेशन के इधर देखकर, और एक रेपुटेशन के इधर देखकर। रेपुटेशन के इधर देखकर क्या होगा सर? आपको ना, आप नोटिस करना, यहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा बीइंग, मिलेगा ना, आप समझ जाना वहां पर एक प्रीपोजिशन आ रही है, कौन सी? ऑफ। रेपुटेशन ऑफ बीइंग, जिसके कारण हो रहा है। तो गलती तो पता चल गई। चलो यहां पर फोर नहीं आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? ऑफ, है ना। लेकिन एक और तरीका होता है रेपुटेशन से पहले वाला। मुझे पहले वाला आसान लगता है, इसलिए मैं बच्चों को पहले वाला ही सिखाता हूं। यानी कि आपके पास लिखा होगा हैज, हैव, प्लस में रेपुटेशन और प्लस में ऑफ। ठीक है भाई, एक तो ये पैटर्न होगा आपके पास, और एक पैटर्न होगा आपको मेक या मेड की कोई भी फॉर्म मिल जाएगी, तब यहां पर होगा रेपुटेशन और फिर इसके साथ होगा फोर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? फोर। हो गया, क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा हूं भाई? कि आपके पास जब भी रेपुटेशन से पहले हैज हैव होगा तब उस केस में आप ऑफ लगाएंगे, लेकिन अगर रेपुटेशन से पहले मेड होगा तो उस केस में आप लोग वहां पर क्या लगाओगे? फोर लगाओगे। ठीक है ना। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपसे दूं, ध्यान से देखना, एक सेंटेंस में भी पढ़ा देता हूं आपको। जैसे लिखा होगा कि आई मेड अ रेपुटेशन फॉर माई सेल्फ, ये यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई मेड ए रेपुटेशन फॉर माई सेल्फ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो किस पोर्शन में गलती थी? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या गलती हो सकती है, पढ़ के देखते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो कौन सा वर्ड लिखा है भाई? डेस्पाइट। मैंने कितनी बार सिखाया हुआ है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। ऐसा सर इसलिए होता है क्योंकि इसके प्लेस पर आता है इन स्पाइट ऑफ। कौन सा वर्ड आता है? इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू में डेस्पाइट। चलो आज मैंने तुम्हें वो चारों वर्ड लिखवा देता हूं जो पेपर में आते हैं, और भैया उन चार के अलावा कभी नहीं आएगा पेपर में, पक्का बता रहा हूं, उन्हीं में से कोई ना कोई पूछेगा। एक याद है, मैं आपको कंप्राइज भी सिखा रहा था बहुत बार, ठीक है ना। इस तरफ वो लिखते हैं जिसके साथ आता है, तो इसकी जगह पे वर्ड होता है कंसिस्ट ऑफ। कौन सा वर्ड होता है? कंसिस्ट ऑफ। और कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू में फॉलो करता है कंप्राइज। ऐसी शायद आपने एक वर्ड सुना होगा वेट फॉर या फिर वेट ऑफ, वेट फॉर या फिर वेट ऑफ, और इसके इक्वल टू में एक वर्ड लगाया जाता है अवेट। ऐसे आपने एक वर्ड सुना होगा इंक्वायरी। कौन सा वर्ड सुना होगा? इंक्वायरी या इंक्वायर्ड, कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, इनटू या फिर फोर, और इसके इक्वल टू में होता है इन्वेस्टिगेट। भाई तुम बस ये चार वर्ड याद कर लो, पेपर में इन्हीं से पक्का फंसेगा, देख लेना। मैंने कल के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, याद होगा उसके अंदर कंप्राइज वर्ड कितनी बार यूज हुआ था। तो इसके साथ ऑफ। अच्छा सर, अगर इसमें ऑफ लगा था तो क्यों ना इनस्पाइट लगा के भी ठीक कर सकते थे? इसका आंसर इनस्पाइट लगा के नहीं कर सकते थे? भाई सीधी सी बात है, ये वर्ड दिखेंगे तो प्रीपोजिशन लगाना, ये वर्ड दिखेंगे तो प्रीपोजिशन हटाना। अगर ये वर्ड दिखेंगे तो प्रीपोजिशन लगाना,
ये वर्ड दिखेंगे तो प्रीपोजिशन हटाना और ये वर्ड दिखेंगे तो प्रीपोजिशन लगाना। ठीक है, चलो 15 हो गया। 16 सेंटेंस की तरफ देखते हैं क्या है कि द कैप्टन distributed the sweets among our friends who had invited him। अच्छा पढ़ो, यहां पर वर्ड क्या था? among। हमने पढ़ रखा है कि जो among वर्ड होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, which is a good thing, वो चीज सही है, यानी कि more than two, है ना। बट आप याद रखो बच्चों, एक वर्ड और होता है amongst। कौन सा वर्ड होता है? amongst। amongst का भी यूज more than two होता है। क्या होता है भाई? मोर देन टू होता है। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सर क्या डिफरेंस होता है? ध्यान से सुनना, डिफरेंस बताने जा रहा हूं। जब भी आप अमंग यूज करोगे, आप नोटिस करना इसके जस्ट बगल में कॉन्सोनेंट यूज हो रखा होगा। जो भी वर्ड यूज हो रखा होगा उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, और जब भी अमंगस्ट यूज हो रखा होगा तो इसके बगल का फर्स्ट लेटर जो होगा वो वाउल होगा, है ना भाई। ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसीलिए यहां पर आर का ओ लिखा था तो अमंग गलत है। अमंग की जगह पर वर्ड यूज होता है अमंगस्ट। कौन सा वर्ड यूज होता है बच्चों? अमंगस्ट वर्ड यूज होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द ब्राइड said that she would not marry the man over 35। पढ़ो यार, पढ़ के भी पता चल रहेगा सेंटेंस। The bride said that she would not marry the man over 35। यार जब बढ़ाओ एज की बात करते हैं तो आप इसके लिए कौन सा वर्ब यूज, प्रीपोजिशन यूज करते हो? अबव। सिखा नहीं रखा यार, ज्यादा के लिए अबव, कम के लिए अंडर, है ना। कौन सा वर्ड? अबव और दूसरा अबव, बिलो, सॉरी अंडर बोलता हूं, अंडर तो, और अंडर और दूसरा वर्ड होगा ओवर। ये एक होता है, मतलब एक सेक्शन में पूछा जाएगा, और अबव और बिलो एक सेक्शन में पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है कि द इनविटेशन कार्ड सेज दैट द सतीश मैरिज विद सुनीता नेक्स्ट ईयर। यार ये भी मैंने बहुत बार सिखाया है भाई कि मैरिज अपने साथ कोई प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करता, लेकिन ध्यान से सुनना, जब भी मैरी आएगा तो ये अपने साथ क्या बोलेगा भाई? नो प्रीपोजिशन। यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात होती है। बात क्या होती है? मैं सीधी सी बात सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंडीशन होगी कि मैरी के साथ टू कब नहीं, विथ तो वैसे भी नहीं लगेगा, लेकिन मैरी के साथ टू एक केस में लग जाता है। पहले तो सीखते हैं मैरी के साथ टू कब नहीं आता। जब आपको सेंटेंस में पढ़ के पता चलेगा सेंटेंस जब है एक्टिव वॉइस, ठीक है। और कोई पूछेगा कब लगेगा, जब आप बोलोगे सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस होगा, तो उस केस में टू बिल्कुल सही हो सकता है। मतलब आपको टू लगाने का मौका मिल सकता है यदि सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है। अगर मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि राम वॉज मैरिड टू सीता, अब यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। राम वॉज मैरिड टू सीता। अब यार ये मत पूछना कि सर पैसिव वॉइस भी बताओ, कैसे पता चला ये पैसिव था ये एक्टिव था। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बार बार एक बात पूछोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है भाई। अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे होगे तो आप में से एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात समझ में ना आई होगी कि राम वॉज मैरिड टू सीता में पता कैसे चला कि ये पैसिव है, ठीक है भाई। और जिसको फिर भी नहीं पता चला उसका मैं कुछ क्या ही कर सकता हूं, उसका भगवान ही कुछ करेगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 3 विंग्स, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, एंड ईच इज इंडिपेंडेंट इन इट्स ऑन वे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। पढ़ो फिर से, वर्ड क्या आ गया? कंप्राइजेस, और कंप्राइजेस के साथ क्या आ गया? ऑफ। और मैं सिखा चुका हूं कि कंप्राइज वर्ब ऐसी होती है जो अपने बगल में नो प्रीपोजिशन फॉलो करती है। आ रहा है ना बार बार? कुछ तो मैं आपको रटवा दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता है ना कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये। चलो अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इसमें किस टाइप की मिस्टेक आती है, ठीक है। ध्यान से देखना, लिखा हुआ है द काउंसिल डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आर्टिकल। यार यहां पर देखो एक वर्ड है, कौन सा? और। ध्यान से सुनना, आपके पास और आ जाए, एंड आ जाए, बट आ जाए,
देन आ जाए। अब नोटिस करो इन चारों वर्ड में क्या बात कॉमन है सर, ये चारों वर्ड एक ही गांव के रहने वाले हैं और उस गांव का नाम है कंजंक्शन। इनकी खासियत होती है कि मान के चलो इनके पहले का कोई वर्ड है, ठीक है, और इनके बाद का भी कोई वर्ड है, अगर ये दोनों वर्ड सेम प्रीपोजिशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, दोनों वर्ड सेम प्रीपोजिशन फॉलो कर रहे हैं, तब तो सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम उसकी प्रीपोजिशन यूज कर देंगे सेम, ठीक है, जो दोनों सेम है। लेकिन मान के चलो ये वाला बंदा अलग फॉलो कर रहा है, ये वाला बंदा अलग फॉलो कर रहा है, तो उस केस में इसकी प्रीपोजिशन इसके साथ और इसकी प्रीपोजिशन इसके साथ। राइट भाई, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? जरा मैं इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, हालांकि मैं ये ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं। लिखा होगा आपके पास कि ही इज बेटर एंड स्मार्टर देन आई, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखा हो, ही इज सीनियर एंड बेटर देन आई। एक सेंटेंस में लिखा हो, ही इज सुपीरियर एंड he is superior and elder than I, ठीक है। अच्छे से सीख लो, मैं चाहता हूं भाई आप में से कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसमें ऐसे गलती ना पता चले। ध्यान से सुनना, सबसे पहला वर्ड है कौन सा, बेटर, दूसरा वर्ड कौन सा है, स्मार्टर। ये दोनों वर्ड अपने साथ देन ही फॉलो करेंगे। राम इज बेटर देन श्याम, राम इज स्मार्टर देन श्याम, दोनों सही है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, यहां पर देन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है, सीनियर, ये क्या लिखा हुआ है, बेटर। अब यहां प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो सीनियर वर्ड है वो अपने साथ टू फॉलो करता है और जो बेटर वर्ड है वो अपने साथ देन फॉलो करता है। तो भैया बेटर के साथ तो देन लगा दिया, लेकिन सीनियर के साथ क्या नहीं लगाया, टू, तो इसलिए यहां पर गलती होगी, सीनियर और सीनियर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। राइट, अगला देखो क्या लिखा हुआ है कि ही इज सुपीरियर एंड एल्डर देन आई। अब सुपीरियर के साथ भी टू आता है और एल्डर के साथ भी टू आता है, तो जब दोनों के साथ सेम आते हैं तो एक ही बार वर्ड यूज होता है, और वो कौन होता है, टू, और टू लगने की वजह से आई नहीं होगा, मी होगा, ठीक है ना भाई। तो यहां पर बनेगा ही इज सुपीरियर। अब यहां टू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप दोनों के लिए जब सेम वर्ड यूज करते हो तो आगे आपने टू यूज कर दिया, जब दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हो तो दोनों के लिए अलग अलग लाना पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए पिछले सेंटेंस में गलती थी बच्चों कि डैमेज तो अपने साथ टू फॉलो करता है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, देख लेना, ठीक है। डैमेज जो होता है वो तो ठीक है, डैमेज टू समथिंग ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन लॉस जो वर्ड होता है वो ऑफ करता है फॉलो, तो डैमेज लॉस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर सी पोर्शन में आंसर होना चाहिए था फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू द आर्टिकल, सी इज द राइट ऑप्शन। भाई प्लीज आप लोग ये बात को अच्छे से सीख लो, क्योंकि मैं बहुत बार एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है। लिखा हुआ है when he was under house arrest he was debarred to send a letter even to his wife। यार जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो सीपीओ वाला भी बेंस वाला पेपर हो, आपने देखा होगा मैंने कितनी बार सिखाया ये पॉइंट। एक वर्ड होता है एब्सटेन, एक वर्ड होता है रिफ्रेन और एक वर्ड होता है डिबार, है ना। इन सबका मतलब होता है परहेज करना, ठीक है ना। क्या होता है डिबार्ड, क्या मतलब होता है भाई इसका, परहेज करना। और इन सब की खासियत है कि ये सारे वर्ड अपने साथ क्या फॉलो करते हैं भाई, फ्रॉम, और फ्रॉम एक प्रीपोजिशन हो गई तो इसकी बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। तो पढ़ो, डिबार्ड के बगल में टू सेंड लिखा है जो कि गलत है, आंसर होना चाहिए था फ्रॉम सेंडिंग। क्या आंसर होना चाहिए था भाई, फ्रॉम सेंडिंग। समझ में आया? तीनों का मतलब परहेज होता है करना। आपको याद भी होगा, मैं बहुत बार आपको ये सेंटेंस भी सिखाता हूं कि आई एब्सटेन फ्रॉम
स्मोकिंग बोल लो, एल्कोहलिक ड्रिंक बोल लो, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, तो नोटिस करिए यहां पर कौन सा वर्ड आ गया, फ्रॉम, राइट। तो डिबार्ड होना, रिफ्रेन होना, एब्स्ट्रेन होना, इन तीनों वर्ड के साथ प्रीपोजिशन यूज होती है फ्रॉम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वी मे हैव टू अवेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर टू रीस्ट्रक्चर आवर इकोनॉमी बाय डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्लोजर टू आवर नीड्स। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये सारे वर्ड्स बोला था कि भाई इनके अलावा कभी नहीं आता पेपर में, पढ़ लो। अवेट लिखवाया था ना, अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन फॉलो नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए तो क्लियर हो गया, ए पोर्शन में गलती है। अच्छा ये वर्ड और सीख लो बच्चों, अडॉप्ट। हमारे पास एक वर्ड होता है अडॉप्ट, एक वर्ड होता है अडेप्ट, और एक वर्ड होता है ADEPT। तीनों में डिफरेंस होता है। ये वाला वर्ड क्या होता है भाई, अपना लेना। ये वाला वर्ड क्या होता है भाई, स्किलफुल के लिए। और ये वाला वर्ड किसके लिए होता है, कि किसी भी चीज में बदल लेना अपने आप को, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Governments should refrain to associate themselves with anything that tends to affect the secular character of our state। यार अभी पढ़ाया था रिफ्रेन, रिफ्रेन के बगल में पढ़ लो, टू एसोसिएट आएगा या फ्रॉम एसोसिएटिंग आएगा। तो फ्रॉम एसोसिएटिंग आएगा क्योंकि फ्रॉम के बगल में आईएनजी की फॉर्म आती है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन गलत हो गया बच्चों, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। और अच्छा ये पढ़ लो क्या लिखा है, टू इफेक्ट। एक बच्चों वर्ड होता है अफेक्ट, एक वर्ड होता है इफेक्ट। ये दोनों में डिफरेंस है। ये वाला जो वर्ड होता है अफेक्ट, ये एक वर्ब होती है, और ये वाला जो इफेक्ट होता है वो एक नाउन होता है, ठीक है। आप इसको याद रख लेना, एवी। कैसे याद रखना, एवी, ए का मतलब इफेक्ट, वी का मतलब वर्ब। तो आप लोग टू के बाद, यानी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज करते हो, तो इसलिए हमने वर्ब लगाई है यहां पर, ठीक है। चलो 24th क्वेश्चन। इट वॉज अपेरेंट टू फॉर एवरीवन present that if the patient did not receive medical attention fast he would die। पढ़ो यहां पर apparent वर्ड लिखा है, क्या होता है भाई इसका मतलब, इसका मतलब होता है क्लियर, रियल, है ना, ठीक है, ऑब्वियस, इसके सेंस में होता है। तो आप देखना इन इसके लिए प्रीपोजिशन यूज होती है टू, अपेरेंट टू एवरीवन, ठीक है भाई, क्या होगा, अपेरेंट टू एवरीवन, ठीक है। तो फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है इसके साथ टू। अगला देखते हैं, शी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफर आई हैड टू हर। तो डिफरेंट अपने साथ प्रीपोजिशन फॉलो करता है कौन सी, फ्रॉम, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सो इसमें कोई भी गलती नहीं है, यानी कि ई इज द राइट ऑप्शन। बच्चे सो गए। चलो भाई आज मैंने आपको एक अच्छी बुक के सारे प्रीपोजिशन करा दिए, एक अच्छी बुक के। अगली क्लास में उससे भी अच्छी बुक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के भी, उससे भी अच्छी बुक है, और वो घटिया बुक बिल्कुल भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि बच्चों को लगता है वही घटिया बुक को कर लो, घटिया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ना नोटिस करा है बच्चे मेंस का पेपर वो बुक पढ़ के देने चले जाते हैं यार। मतलब वो बुक बनाई गई है बेसिक लेवल के लिए, आपकी जो बेसिक चीजें हैं, थोड़े से इडियम्स, थोड़े से वन वर्ड, वो सारे आप लर्न कर लो, ठीक है ना। मैं ऑनलाइन क्रिटिसाइज नहीं करता किसी को इसलिए, लेकिन जो मेरे से पढ़ते हैं मैं उनको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बता भी चुका हूं कि मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं वो इनसे भी अच्छी मिलेगी आपको, और ऐसे ही मैं आपको कोशिश करूंगा कि 3 से 4 बुक्स के सारे प्रीपोजिशन करा दूं, और प्लस मैं कुछ आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी दूंगा, और वो आप सभी बच्चे लर्न कर लेना, ठीक है भाई। चलो भाई पेट में दर्द हो गया, अब नहीं पढ़ा रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।